है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो भी हमने प्लान किया है। तो उसका हम आज लेक्चर नंबर 1 आज हमारा रहेगा फिजिकल एजुकेशन की नेट सेट कोचिंग का, जिसमें आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या होती है। इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी देख लेंगे, हम ओवरव्यू देख लेंगे। इसके साथ साथ हम हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स हैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि सेल जो है, हमारा जो ह्यूमन सेल होता है, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन किस तरह का होता है। तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम एग्जांपल से करेंगे वॉकिंग की। थोड़ा सा मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ है और फोटोज लगाए हुए हैं। ठीक है ना सभी के लिए ये? ओके। तो हमारी जो बॉडी होती है, आपको पता है, वो अलग अलग सिस्टम से बनी होती है। अगर हम एग्जांपल लें, कि अगर हमने एग्जांपल लेनी है कि वॉकिंग, आप सभी वॉकिंग करते हैं ना। तो वॉकिंग करना एक मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है। तो उस फिजिकल मूवमेंट को कौन करवाता है? कौन करवाता है? क्वेश्चन होगा, उसको राइट डाउन कर लेना, क्योंकि बीच बीच में अगर बोलोगे तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, मुझे लग रहा है। तो जिसको क्वेश्चंस हैं कोई, वो लिखते रहना, बाद में जब मैं स्टॉप करूँगा तब पूछ लेना आप, ठीक है? तो हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, वो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स करवाता है, जितनी भी मूवमेंट्स। तो हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स करवाता है। चाहे वो एक्सटर्नल मूवमेंट्स हो, जैसे आपका वॉकिंग, चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, ये एक्सटर्नल मूवमेंट्स होती हैं। और कुछ हमारी बॉडी में इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं, जैसे हमारा हार्ट पंप करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट और कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ब्लड वेसल्स की वेसोडाइलेशन होती है। इसी के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम मूव करता है। तो इन सभी जितनी भी मूवमेंट्स, चाहे वो इंटरनल हो रही हैं, एक्सटर्नल हो रही हैं, बिग मसल मूवमेंट हो रही हैं, स्मार्ट मसल मूवमेंट हो रही हैं, फाइन मूवमेंट हो रही हैं, मोटर मूवमेंट हो रही हैं, कोई मूवमेंट हो रही है, वो हमारा मस्कुलर सिस्टम से हमारी बॉडी की वही करवा रहे होते हैं। तो ये मसल्स करते क्या हैं? हमारी जो एक्सटर्नल बॉडी मूवमेंट्स हैं, जैसे आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो मसल्स क्या कर रहे हैं? मसल्स क्या कर रहे होते हैं? मसल्स हमारी बोन को खींच रहे होते हैं, पुल कर रहे होते हैं। हमारे मसल्स जो हैं वो हमारी हड्डियों को खींचते हैं, पुश कभी नहीं कर सकते हैं। पुश का मतलब समझते हो ना, धक्का लगाना। वो धक्का नहीं लगाते हैं, खींचते हैं, पुल करना। हमारे मसल्स हमारी बोन्स को खींचते हैं, चाहे वो आपकी लेग्स की बोन्स हों, आर्म्स की बोन्स हों, इनको खींचते हैं। और जहाँ जितनी भी बोन्स हैं उनको पुल करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में होती है मूवमेंट्स। ठीक है? तो मूवमेंट्स करवाने के लिए आपको पता है हमारे मसल्स जो हैं उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से बनती है? एनर्जी बनती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। जो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, मैक्सिमम एनर्जी हमारी बॉडी में इसी रिएक्शन से बनती है। आपका ग्लूकोज और आपकी ऑक्सीजन जो है वो, उनकी रिएक्शन होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है और साथ में निकलती है एनर्जी। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हमारे मसल्स हमारी हड्डियों को खींचते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पे ओवरव्यू देख रहे हैं हमारे बॉडी सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं। तो मस्कुलर सिस्टम ने हड्डियों को खींचा, और उसके लिए उसकी चाहिए थी एनर्जी। एनर्जी मिलती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हमें? हाँ जी, कोई बोल रहा है बीच में। ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज हमें मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसका जाके डाइजेशन होती है, वहाँ से हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है? वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ब्लड में चला जाता है। वैसे ही कुछ और चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। वो सारे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि हमें न्यूट्रिएंट्स देना, जिससे एनर्जी बन सके। साथ में दूसरा कंपोनेंट है एनर्जी बनाने का, रेस्पिरेशन का, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन देता है हमें? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें ऑक्सीजन देता है। और जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बाहर निकालने में भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मस्कुलर सिस्टम हड्डियों को खींच रहा है, और उसको खींचने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों मिलके उस एनर्जी को हमें दे रहे हैं। तो भी आप वॉक कर रहे हो, ठीक है? आपकी ऑक्सीजन जो है, हम आपने सांस ली, वो आपकी लंग्स तक पहुंच गई। आपने खाना खाया, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच गया। लेकिन आप वॉक कर रहे हो तो आपकी लेग्स को चाहिए वो एनर्जी। लेग्स के पास पहुंचाएगा कौन? यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज को लेग्स के पास पहुंचाना है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपकी ऑक्सीजन को आपकी टांगों तक पहुंचाना है। तो वो पहुंचाता है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें आपका हार्ट होता है,
आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, वो ब्लड को लेके जाती हैं आपकी टांगों तक, वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाती हैं और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको वापस लेके आती हैं आपके लंग्स तक, और आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर निकाल देते हो। तो इस तरह से जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है चीज़ों को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे, जिससे आपको एनर्जी मिल सके और आप चल सकें। हम एग्जांपल ले रहे हैं चलने की, आप वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हो आप लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वहाँ पे पहुँचा रहा है उन चीज़ों को, ठीक है, वहाँ से वापस भी लेके आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लेके आता है, ठीक है। लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो थोड़े उस तरह के होते हैं जिन्हें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम वापस नहीं ला सकता है। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ये हमारा पैरेलल चलता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ ही लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस लाती हैं, उसको फिल्टर करती हैं, फिल्टर करके उस फ्लूइड को फिर से ब्लड में डाल देती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देती हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सभी सिस्टम किस तरह से हमें चलने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे यूरिया बन रहा है, या फिर जो प्रोटीन्स या और हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनको अब बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। बॉडी से बाहर कैसे निकलेंगे वो, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम ने वेस्ट प्रोडक्ट वापस लाए, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में वेस्ट प्रोडक्ट वापस लाया, ठीक है, लेग्स में जो बन रहा था चलने से, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दिया। फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उस ब्लड को, उस वेस्ट को लेके जाता है कहाँ, किडनी के पास। किडनी हमारी फिर हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है, फ़िल्टर करके जो वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना है उसे आप बॉडी से बाहर निकाल देते हो, और जो ब्लड बच जाता है, जो प्योर हो जाता है, थोड़ा सा ठीक हो जाता है, उसको वापस लेके चली जाती है। एक्स्ट्रा जो वाटर है हमारी बॉडी में उसको भी बाहर निकालते हो आप, ठीक है, वो किडनी से बाहर निकलता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम है, इस तरह से यूरिनरी सिस्टम भी काम, तो इस तरह से हमारा यूरिनरी सिस्टम क्या कर रहा है, हमारी वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं चलने से, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकाल लेते हैं, बाकी वाले वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं और भी जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको हमारा यूरिनरी सिस्टम बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब आप चल रहे हो, लेकिन आप दौड़ते भी हो, अगर आपने दौड़ना शुरू कर दिया, चलते चलते दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ने से क्या होगा, दौड़ने दौड़ने के लिए हमारे मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा काम करना मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। तो ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी हार्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी, हमें हमें आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ानी पड़ेगी। इन रेट्स को बढ़ाने के लिए क्या होता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने पड़ते हैं। तो ये सिग्नल्स जो हैं, हमारे कुछ हार्मोन्स हैं वो भी हमारे हार्ट और सर्कुलेटरी सेंटर्स जो हैं ब्रेन में, उनको एक्टिवेट करते हैं, जिससे आप जब दौड़ना शुरू करते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है अपने आप ही। आप देखते हो धड़कन बड़ी तेज़ हो जाती है, आपकी सांस बड़ी तेज़ हो जाती है। वो कैसी होती है, वो ये हार्मोन्स हमारे करते हैं इसको, ठीक है। तो काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं। तो हमारे जो हार्मोन्स का सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है ब्लड के अंदर। ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाते हैं और उस टारगेट ऑर्गन को जाके एक्टिवेट करते हैं। ये है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपको वॉकिंग और चलने में और दौड़ने में क्या कर रहा है, आपकी इसमें हेल्प कर रहा है। हम ओवरव्यू देख रहे हैं, डिटेल में नहीं देख रहे हैं हम अभी, हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि किस तरह से बॉडी के सभी सिस्टम एक छोटे से इवेंट चलने में या दौड़ने में किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम करते हैं। तो अब जब दौड़ रहे हो, दौड़ने से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ती है, ठीक है, इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। आप दौड़ रहे हो तो गर्मी लगती है ना, पसीना आता है, तो बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, आपको स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने से क्या होगा, स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो गर्म हुई थी दौड़ने से, उसको ठंडा करने के लिए हमें क्या होता है, हमें स्वेटिंग होती है। और स्वेटिंग जो है वो कौन सा सिस्टम करवा रहा है, हमारा इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, जिसमें स्किन होती है। स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है एक्सटर्नल, इंटरनल ऑर्गन जो है वो लीवर होता है, और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन जो है वो स्किन है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो स्किन होता है। तो स्किन क्या करती है, हमारी जो गर्मी है हमारी बॉडी से बाहर निकलने में उसको एक जगह प्रोवाइड करती है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें काम करता है, जो मसल्स में गर्मी बन रही है, ब्लड उस गर्मी को अपने अंदर सोख सोख के स्किन के पास आता है, और स्किन क्या करती है वहाँ पे, स्वेटिंग की हेल्प से उस ब्लड को ठंडा कर देती है, जिससे हमारा टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से आपको रनिंग और वॉकिंग में स्किन में देखो ये वाला सिस्टम भी किस तरह से आपके साथ काम कर रहा है। और ये जितने भी सिस्टम्स हैं इनको कंट्रोल कौन करता है, जितने भी सिस्टम्स हैं इनको कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम,
हमारी बॉडी का जो कंट्रोलिंग यूनिट है वो नर्वस सिस्टम ही है ना। तो ब्रेन और उसके नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और बहुत सारी न्यूरॉन्स या नर्व्स होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन के साथ, और वहाँ से कमांड देती रहती हैं, और वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता रहता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आपकी पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी हमने देखे अभी, जिस तरह से हमने क्या देखा, देखो कि हम वॉक करते हैं, वॉकिंग के लिए मसल्स हड्डियों को खींचते हैं, जिसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है, ऑक्सीजन हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रही है, और इन दोनों को हमारे बॉडी के मसल्स के पास हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पहुंचाता है, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट वापस लाता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिम्फेटिक सिस्टम वापस जाता है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कुछ तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं, और कुछ जो बच जाते हैं उन्हें हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो बॉडी से बाहर निकालता है। और अगर आप वॉकिंग की जगह रनिंग शुरू करो तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ानी पड़ती है, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ता है, जिसमें हमारे हार्मोन्स हेल्प करते हैं, और हार्मोन्स के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम आगे धीरे धीरे स्टडी करेंगे जब हम इसको कवर करेंगे। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है। और जब आप दौड़ते हो आपको गर्मी भी लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, मसल्स में हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हीट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग जो है वो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, जो स्किन का सिस्टम है वो काम करता है, वहाँ से स्वेटिंग से हमें हमारा जो हार्ट रेट है वो, हार्ट रेट सॉरी, हमारी जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कूल डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और इन सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं हमारा ब्रेन। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो किस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो यही इसी को समझने के लिए, इन्हीं सिस्टम्स को समझने के लिए कि इन सिस्टम्स में क्या क्या होता है, किस तरह से ये कनेक्ट करके हमारी बॉडी को चलाते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, एक्सरसाइज करने से इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ये जो पूरी फील्ड है इस इसके रिलेटेड, उसको बोलते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी फिजिकल एजुकेशन में। ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये डील करता है कि हमारे ये सिस्टम्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसके तीन पार्ट्स हैं। एक है आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करती है कि हमारी बॉडी कैसी है, किस चीज़ से बनी है, बोन से बनी है, बोन्स किस से बनी हुई हैं, अगर मसल से बनी है तो मसल्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मसल्स हैं, वो किस कैसे स्ट्रक्चर है, मसल्स के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, जॉइंट्स कौन से होते हैं, ऑर्गन्स कौन से हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। तो जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो कैसे बने हुए हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अ, अ, वो एनाटॉमी स्टडी करती है, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा। आप बाद में वीडियो देख लेना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ये हमारे मसल्स और बोन्स जो है वो मूवमेंट्स पे कैसे इन्वॉल्व होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी कंपोजिशन क्या है, ये सारा कुछ हमें एनाटॉमी बताती है। फिजियोलॉजी क्या करती है, फिजियोलॉजी हमें बताती है कि हमारे जितने भी, हमने पहले देख लिया एनाटॉमी से कि हमारे अंदर क्या क्या है। अब वो जो चीज़ें भी हमारे अंदर हैं वो काम कैसे करती हैं, वो हमें फिजियोलॉजी समझाती है, ठीक है। किस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। पहले हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, लंग्स हैं, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लेकिन वो काम कैसे करते हैं वो हमें फिजियोलॉजी बताएगी। मतलब फंक्शनिंग, किस तरह से बॉडी काम कर रही है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सारे सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। उसके रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। लगभग आप सभी को थोड़ा थोड़ा पता भी है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का क्या काम है, ये भी फिजियोलॉजी ही है। फिजियोलॉजी मतलब ये उसी की एक फील्ड है, सब फील्ड है किसकी, फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी का काम है फंक्शंस को देखना। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का काम है कि बॉडी के फंक्शंस को देखना ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग और एक्सरसाइज का हमारी बॉडी के फंक्शंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है उस एक्सरसाइज को, और कैसे अडॉप्ट करती है, हमारी बॉडी के सिस्टम्स किस तरह से स्ट्रक्चर चेंज होता है जब फंक्शन चेंज होता है एक्सरसाइज की वजह से, उसको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्टडी करती है। जिसको जो आप देखते हो किसमें, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम्स, वहाँ पे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का काम चल रहा होता है। तो ये तीनों मिलके एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मिलके हमें समझाती हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या है, वो कैसे काम करते हैं, और एक्सरसाइज का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंस लिखी हुई है मैंने आपको, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हम इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं। हमने डिस्कस कर भी लिया है, फिर भी देख लेते हैं ये क्या है। अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है वो अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है। बॉडी किस तरह से काम करती है,
उसमें हमें हेल्प करती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो जब हम ये पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वार्मिंग अप क्यों करना चाहिए, कूल डाउन क्यों करना चाहिए, वो हमें पता चल जाता है जब, तो हम अपनी इंजरी को बचा सकते हैं, हम इंजरी से बच सकते हैं। ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर इंजरी से बचोगे तो क्या होगा, आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। आपको पता चलेगा एरोबिक ट्रेनिंग क्या होती है, एनारोबिक ट्रेनिंग क्या होती है, एरोबिक सिस्टम क्या होता है, एनारोबिक तरीके से कैसे एनर्जी बनती है। जब ये सारा कुछ पता चलेगा तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। जैसे ही जिस गेम में जो सिस्टम ज़्यादा चाहिए वो सिस्टम को आप डेवलप करोगे, दूसरे को नहीं करोगे। अगर आप रनिंग करते हो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, तो आप एरोबिक सिस्टम पे ज़्यादा काम करोगे, एनारोबिक पे नहीं करोगे इतना ज़्यादा। ये कौन बताएगा, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बताती है। फिर तो इससे क्या हो रहा है, हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ रही है। ये भी इंपॉर्टेंस है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। इसी के साथ साथ हम मॉनिटर कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं प्लेयर्स की फिटनेस, आपकी अपनी फिटनेस कैसे। BO2 मैक्स क्या होता है उसको बताती है, तो उससे हम BO2 मैक्स देखेंगे तो हमें एरोबिक कैपेसिटी पता चलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी टेस्ट और काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें पता चलती हैं फिजियोलॉजी से, एनाटॉमी से, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम प्लेयर को मॉनिटर कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, कितना और काम करना है, और फिटनेस को भी असेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कौन सी स्पोर्ट्स में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, और उस टेक्निक में जैसे स्विमिंग में आपके कौन कौन से मसल्स इस्तेमाल होते हैं, बास्केटबॉल के लिए कौन कौन से मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। हम उन्हीं मसल्स पे काम करेंगे, अगर मसल्स का पता होगा तभी तो कर पाएंगे ना। तो इससे क्या हो रहा है, हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। हम बॉडी किस तरह से अडॉप्ट करती है ट्रेनिंग को, कितनी ट्रेनिंग करनी चाहिए आपको, कितनी बीच में रेस्ट लेनी चाहिए। अगर आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ बना रहे हो तो आपको 5 मिनट रेस्ट चाहिए होती है। अगर आप इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको इनकम्प्लीट रेस्ट चाहिए। वो बताता कौन है, हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बताती है, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्रेनिंग को हम कैसे अडॉप्ट करते हैं, हमारी बॉडी किस तरह से ट्रेनिंग को अडॉप्ट करती है, जिससे परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। कोचेस और एथलीट्स जो है उनको एजुकेट करती है, उनको एनाटॉमी जो फिजियोलॉजी जो है वो उन्हें बताती है, जिससे वो इंजरी मैनेज करते हैं, वो हमने पहले भी देखा। और साथ साथ में अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोचेस को काफ़ी हेल्प मिलती है इससे, एथलीट्स को तो मिलती ही मिलती है। ठीक है। लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी, जो हमारी नॉलेज है एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, ये हमें इतनी डीपली हमें समझा देती है कि हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, जिससे हम लाइफ लॉन्ग, मतलब अंडरस्टैंडिंग हाउ बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी, हम जब पता चलता है तो हर एक एज का पता चलता है। जिससे हम जो ओल्ड एज जहाँ जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रहे हैं, तो उनकी बॉडी को हम किस तरह से फिट रख सकते हैं वो भी हमें थोड़ा पता चलता है, जिससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग या लाइफ लॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी की प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकते हो, आप अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज रिकमेंड कर सकते हो। और लास्ट में ये है कि रिसर्च और इनोवेशन, ये तो होता ही होता है, क्योंकि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमें हमें बॉडी के बारे में समझा रही है कि बॉडी कैसे से अडॉप्ट कर रही है, जिससे हम और रिसर्च एंड इनोवेशन करते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कैसे काम कर रही है, परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक ट्रैक कर सकते हो आप, बायोमैकेनिक्स कैसे काम कर रही है, इन सभी पे रिसर्च कर सकते हो आप इस फील्ड की मदद से। कौन सी फील्ड, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की नॉलेज से आप और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हम ह्यूमन परफॉर्मेंस की कर सकते। जरूरी नहीं है आप स्पोर्ट्स में ही परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। कभी अगर आप किसी को बोलो कि हम आपको ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे, या हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी आपकी आपकी एज 150 ईयर्स हो जाएगी, आप 150 साल तक नहीं मरेंगे, तो क्या होगा, तो सारी दुनिया आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से हम नए नए, क्योंकि हम बॉडी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जब बॉडी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो जी धीरे 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 हम ज़्यादा, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करते जाएंगे, इतनी ज़्यादा एजिंग को, आपको पता एक्सरसाइज करने से एजिंग डिले होती है। ठीक है। एक्सरसाइज करने से हम फिट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन समझाता है हमें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी समझाती है ना। तो इसीलिए हम रिसर्च और इनोवेशन और ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ओवरऑल ह्यूमन परफॉर्मेंस, ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंस थी आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की। इससे पहले हमने थोड़ा सा देखा कि हमारे बॉडी सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं। तो एक और टॉपिक है आज का, जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अगर आप अपनी बॉडी को देखोगे, आप आपको बोल रहा हूँ मैं, किसी और के बॉडी नहीं, अपनी बॉडी को देखते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किए। वो किससे बने हैं, वो ऑर्गन से बने हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स से बना है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक होता है, इंटेस्टाइन होती है, स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होती हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है। हार्ट होता है उसमें, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है उसमें स्किन होती है,
आपका जो किडनीज हैं और ब्लैडर है, ये आपका उसमें होता है आपका जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। इसी के साथ साथ हार्मोन्स जो हैं वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। तो हमारे बॉडी सिस्टम जो है वो किससे बने हैं? हमारे ऑर्गन्स से बने होते हैं। ऑर्गन्स किससे बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू से। 4 तरह के बॉडी में टिश्यू होते हैं, हाँ, टिश्यू। ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज मिलके। कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, जितने भी मसल्स हैं वो मसल टिश्यू से बने हैं। जो हमारा फैट है, जो हमारी बोन्स हैं, टेंडन है, जो हमारा ब्लड है, ये सारा कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। जो एपिथेलियल, जो हमारी लाइनिंग्स है, लाइनिंग मतलब जिसको आप बोल सकते हो कवर, जैसे स्किन एक कवर है, बाहर से कवर। आपके माउथ में भी अंदर से भी तो स्किन है ना, माउथ के अंदर भी वो इंटरनल कवर है। तो जो भी स्किन है, चाहे वो बॉडी के अंदर है चाहे बाहर, लाइनिंग जो भी है, लाइनिंग का मतलब है जो स्किन लगी होती है, वो सारे एपिथेलियल टिश्यू से बनती हैं, ठीक है। और नर्वस जो ब्रेन का टिश्यू, ब्रेन जो है, जहाँ नर्वस सिस्टम है जो है, जो वो स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सारे नर्वस टिश्यू से बना है। ये अलग तरह के टिश्यू है, स्पेशल नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, ठीक है। ये तो दोनों स्पेशल हो गए, जो सामने दिख रहे हैं, नर्वस से ब्रेन का, मसल टिश्यू से मसल का, एपिथेलियल टिश्यू से लाइनिंग का। बाकी सारे जो भी हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं। ब्लड हो गया, फैट, बोन, टेंडन, लिगामेंट, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं। 4 ही टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी से, इन्हीं से पूरे ऑर्गन्स बने होते हैं। टिश्यू किससे बनता है? टिश्यू बनता है सेल से। तो अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है हमारी बॉडी का? सेल। जैसे दीवार, आपकी दीवार जो है, घर पे दीवारें हैं ना आपकी, वो किससे बनी है? ईंटों से बनी है ना। जैसे एक ईंट होगी, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ऐसे मिलके सारी ईंटें मिलके एक दीवार बना देती हैं। तो ये क्या है? ईंटें क्या है हमारी बॉडी की? बेसिक स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट क्या है? सेल। सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, उसको टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन। जैसे यहाँ पे ये स्टोमक है, तो मतलब ये मस्कुलर टिश्यू होगा। स्टोमक में मसल्स होते हैं ना, स्मूथ मसल, फॉर एग्जांपल ये मस्कुलर टिश्यू है, स्मूथ मसल है, फॉर एग्जांपल। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक। या फिर ये आपका एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, स्किन हो सकती है, कोई भी हो। तो उससे बना है स्टोमक। स्टोमक में बहुत सारे टिश्यू होंगे। इसमें एपिथेलियल टिश्यू भी होगा जिससे स्टोमक की स्किन बनी होगी। इसमें आपका मस्कुलर टिश्यू भी होगा, जो स्टोमक की वॉल्स होंगी उसमें स्मूथ मसल्स होंगे, मस्कुलर टिश्यू भी होगा, ठीक है। तो इसमें 2 टिश्यू तो हमने बता दिया आपको स्टोमक में। तो अलग अलग टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बन जाता है। बहुत सारे ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं, एक जैसे ऑर्गन्स जो एक जैसा काम करते हैं, एक एम के लिए काम करते हैं, तो उसे ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। और बहुत सारे हमारे 10-11 ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं उनसे बनता है हमारा बॉडी। तो क्या हो रहा है? सेल से बन रहा है टिश्यू, टिश्यू से बन रहा है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स बहुत सारे, 10 के 10 ऑर्गन सिस्टम, 11-10-11 ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं हमारा ऑर्गेनिज्म, जिसको हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म, हमें ह्यूमन बॉडी को समझना है। फिजिकल एजुकेशन क्या है? ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड ही है ना सारा कुछ, कि ह्यूमंस को किस तरह से एक्टिव रखना है, फिट रखना है, एजुकेट करना है थ्रू द मूवमेंट्स। तो ह्यूमंस को समझने की ह्यूमन बॉडी समझनी है। ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए हमें ऑर्गन्स समझने पड़ेंगे। ऑर्गन्स को समझने के लिए ऑर्गन सिस्टम समझने पड़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम्स को समझने के लिए ऑर्गन, उसको समझने के लिए टिश्यू, और टिश्यू को समझने के लिए सेल। इसलिए हमें सबसे पहले सेल का पता होना चाहिए, सेल क्या होता है, तभी हम बेस से स्टार्ट करेंगे, एक एक ईंट रखेंगे, तभी पूरा घर बनेगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सेल क्या होता है। सेल कितने होते हैं हमारी बॉडी में? बहुत सारे सेल होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? अगर आप अपने हाथ में ही देखो, फॉर एग्जांपल आपका हाथ है ये, आपके हाथ के अंदर देखो तो कौन कौन से अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। हमारे हाथ में हड्डियां होती हैं, बोन सेल बनते हैं जिनके, ये जैसे ये बोन सेल है, यहाँ पे हड्डियां होंगी, बोन सेल बनेंगे। ब्लड है तो ब्लड सेल भी होंगे, आरबीसी भी होंगे, डब्ल्यूबीसी भी होंगे। स्किन है तो एपिथेलियल सेल भी होंगे, स्किन के सेल भी होंगे। फैट भी होगी, फैट सेल भी होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे न्यूरॉन्स भी होंगे, क्योंकि ब्रेन का भी तो यहाँ पे आया है ना, नर्व सेल जो है, उसकी भी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे नर्व सेल भी होगा। तो इस तरह से बहुत सारे सेल होते हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, इनका अलग अलग शेप है, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई कैसा है। जैसे जैसे उनके काम है, मसल सेल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे उनके काम है, वैसी वैसी उनकी शेप है, और उस तरह का उनका कलर भी अलग अलग है।
अपने काम के हिसाब से। आरबीसी अलग कलर, रेड कलर के होते हैं, क्यों होते हैं आपको पता है, बाद में वो डिटेल में देखेंगे। तो काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, लेकिन इन सभी सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक होता है। चाहे वो आपका न्यूरॉन है, कौन कौन से सेल होते हैं? न्यूरॉन नर्वस सेल है, ये स्किन के सेल हैं, मसल सेल हैं, नेफ्रॉन किडनी का सेल होता है, बोन्स के सेल होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ब्लड सेल्स होते हैं। सभी सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा ही होता है। तो आज हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो सभी सेल में कुछ कुछ कॉमन होता है, ठीक है? उसको हम देखते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल का, सेल में क्या क्या होता है? सेल में दो तीन चीज़ें ही होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सेल की सेल क्या होता है? सेल एक क्लोज्ड चीज़ है, बंद होता है ये, ओपन नहीं, जैसे यहाँ से काट के दिखाया गया ना आपको, वैसे क्लोज होता है ये। जैसे एक फुटबॉल हो गया, क्लोज होता है, बंद होता है पूरा। कोई और रग्बी का बॉल हो गया, उसकी शेप अलग है लेकिन वो बंद है, ठीक है? तो सेल एक क्लोज्ड रूम है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पाई जाती हैं जो अपना आप काम कर रही होती हैं। जो क्लोज्ड रूम है उसकी जो दीवारें हैं, उसकी बाल जो है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक तो ये पार्ट हो गया कि सेल की अपनी मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर वो क्लोज उसकी दीवारें होती हैं जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड जिसको फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड, किसी भी लिक्विड को फ्लूइड बोल सकते हो। उसके अंदर, उस दीवार के अंदर एक फ्लूइड होता है। जैसे हमारे रूम के अंदर क्या है? हमारे रूम के अंदर एयर है, हवा है ना? तो वैसे ही सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और उस फ्लूइड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनलीज बोलते हैं इनको हम, ठीक है? जैसे आपका रूम है, रूम की दीवारें हैं, उसके अंदर हवा है, और साथ में और क्या है? आपके रूम में बेड है, चेयर है, टीवी है, आपका पंखा लगा हुआ है, आपके कपड़े हैं, अलमीरा है, ठीक है, फ़ोन है, आप खुद बैठे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं रूम में। तो तीन चीज़ें ही होगी, ठीक है? क्या? रूम की दीवारें, रूम के अंदर हवा, और रूम में बाकी सारा सामान जो हार्ड स्ट्रक्चर है। तो वैसे सेल में तीन चीज़ें हैं: सेल की मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो लिक्विड है प्रोटोप्लाज्म, और उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे ऑर्गेनलीज हैं, ठीक है? ये इनकी लिस्ट है, ये हम आगे देखेंगे क्या कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, दीवारें जो हैं सेल की, वो कैसी होती हैं, किस चीज़ से बनी है, क्या काम है उसका। सेल मेम्ब्रेन जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर प्लाज्मा होता है, तो इसलिए प्लाज्मा की मेम्ब्रेन भी इसको बोल सकते हो। सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन इज आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री होती है ना, दीवारें आउटर बाउंड्री होती हैं, ठीक है? आउटर बाउंड्री है जो सेपरेट करती है सेल के अंदर वाली चीज़ों को बाहर वाली चीज़ों से। जैसे हमारा रूम जो है सेपरेट करता है, बाहर धूप आ रही है आपके अंदर नहीं आ सकती है, तो वो सेपरेट कर रहा है आपको बाहर से, बाहर वाले इन्वायरमेंट से। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर जो चीज़ें जो भी होगा उससे सेपरेट करेंगी अंदर वाली चीज़ों को, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन जो हो सेमी परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब क्या है? परमिट करना, इजाज़त देना। सेमी, आधी इजाज़त। आधा, आधी इजाज़त देता है, आधी चीज़ों को अंदर आने देता है, आधी को नहीं आने देता है। जैसे अ, आप आटा छानते हो, ठीक है? घर पे आटा छानते हैं सभी। तो जो छननी होती है, उसके आर पार आटा चला जाता है, लेकिन अगर उसमें अगर बड़े बड़े पत्थर रखोगे वो पार नहीं जा पाएंगे। तो छननी क्या है? सेमी परमिएबल है। आप दुपट्टा लोगे, दुपट्टे से सूरज की तरफ देखोगे, सूरज की लाइट आर पार हो जाएगी, ठीक है? तो वो सेमी परमिएबल है, लाइट को आने दे रही है। लेकिन बाहर से अगर कोई कोई पेन फेंकेगा तो वो उस दुपट्टे के आर पार नहीं जा सकता है। सेमी परमिएबल होती है आधी इजाज़त देना, कुछ चीज़ें जा सकती हैं, कुछ नहीं जा सकती हैं। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ चीज़ें अंदर बाहर जा सकती हैं, कुछ नहीं जा सकती हैं, ये सेमी परमिएबल होती है। कौन कौन सी चीज़ें जा सकती हैं वो हम देखेंगे अभी। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है, टू लेयर्स होती हैं इसकी, ठीक है? ये एक ऊपर बन रहा हुआ है, बनका सा, एक नीचे की तरफ है, ऐसे है ये, एक ऐसे और एक नीचे। वैसे ही एक और ऐसे आपको दिख रहा होगा, आधे ऊपर है, आधे नीचे हैं। ये दो एक जैसी चीज़ें हैं, दोनों फैट हैं ये। फैट बाई, ये लिखा हुआ देख लो, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, टू लेयर्स, ठीक है? फैट मॉलिक्यूल्स की डबल लेयर होती है, एक ऊपर एक नीचे होती है। इसके साथ साथ उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ये जो ब्लू कलर की ये प्रोटीन चैनल्स हैं, रास्ते हैं। जैसे आपके रूम में गेट होता है ना अंदर आने का, ये दीवार है, सेल मेम्ब्रेन दीवार ही है ना, तो उसके अंदर थोड़े थोड़े गेट हैं, रास्ते हैं अंदर आने के, खिड़कियाँ लगी हुई हैं जिससे कुछ चीज़ें अंदर आ सकती हैं, खिड़कियों से हवा आती है, रास्ते से आप खुद आ सकते हो। तो वैसे ही हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स लगी होती हैं, प्रोटीन चैनल्स बोलते हैं उनको, जहाँ से वो चीज़ें आर पार जा सकती हैं,
इसी के साथ साथ कुछ एक कोलेस्ट्रॉल होता है यहाँ पे, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, बीच में लिखा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल होता है बीच में, ज़्यादा डिटेल में आप सिर्फ देख लो एक बार। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कुछ जुड़े हुए प्रोटीन्स के साथ, ठीक है, जो सेल को एक अपनी आइडेंटिटी देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, इससे सेल की आइडेंटिटी बन जाती है, इसकी कौन सा सेल है। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन में 3-4 चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन का काम है चीज़ों को आर पार पहुँचाना, प्रोटेक्शन देना सबसे पहले, एक्ट एज बैरियर, सेल के बाहर से कोई एक प्रोटेक्शन देना, बाहर से अनवांटेड चीज़ अंदर ना आ जाए, कोई दूसरा सेल ही ना अंदर घुस जाए, कुछ भी अंदर आ सकता है, इसके लिए प्रोटेक्शन देता है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, मतलब सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर आने देना। जैसे आप यहाँ पे ब्लड आता है तो ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन आर पार जा सकती है। यहाँ से पानी आया, पानी जा सकता है स्लड के जो वाटर है जो आपके सेल के अंदर जा सकता है। ग्लूकोज जा सकता है अंदर, अमाइनो एसिड्स जा सकते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकती है, ठीक है। तो ये सेमी परमिएबल इन चीज़ों को आने जाने का रास्ता दे देती है। उसके बाद कम्युनिकेशन, सेल रिसेप्टर्स जो है उनको डिटेक्ट करती है कि बाहर से कोई हार्मोन्स आ रहे हैं कुछ, वो उनको डिटेक्ट करती है। इस तरह से कुछ फंक्शंस होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। बाईलेयर्ड ये होती है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको बताया प्रोटोप्लाज्म। जैसे आपके रूम के अंदर हवा है, वैसे ही सेल के अंदर एक लिक्विड होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये एक लिविंग सब्सटेंस है। प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है? लिक्विड है तो वाटर तो होगा ही होगा, क्योंकि लिक्विड हम कौन कौन सा लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं? पानी कंज्यूम करते हैं ना। तो इसलिए अगर ये लिक्विड है तो इसमें वाटर पाया ही जाता है, 70 to 90% वाटर होता है इसमें। कुछ प्रोटीन्स होती हैं, इंजाइम्स होते हैं, फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो खाना खा रहे हो वो होता है इसमें, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और मिनरल्स एंड साल्ट। नमक भी तो खाते हो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो कहाँ जाते हैं? वो भी ब्लड में जाते हैं, ब्लड से सेल में चले जाते हैं, वो भी प्रोटोप्लाज्म का ही हिस्सा बन जाते हैं जाके। ये चीज़ें पाई जाती हैं आपके प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म दो तरह का होता है। सेल के अंदर सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस की एक अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो जो लिक्विड इस न्यूक्लियस के बाहर बाहर है, जो ज़्यादा ब्लू वाला दिखाया गया है, वो है साइटोप्लाज्म, सेल का सेल का प्रोटोप्लाज्म। जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, एक जो न्यूक्लियस के अंदर है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके अंदर है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के बाहर लिक्विड है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो दो चीज़ें होगी हमारी, सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म, जिसके दो हिस्से हैं, एक है साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है वो हमने आपको बता दिया। तो अब तीसरा जो है क्या है? बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके रूम में हमने हवा भी देख ली, दीवारें भी देख ली, अब आपके रूम के अंदर कौन क्या क्या चीज़ें? बेड है, चेयर है, अलमीरा है, पंखा है, टीवी लगा हुआ है, वो देखते हैं हम क्या क्या है हमारे सेल के अंदर, कौन कौन से ऑर्गन्स, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको ऑर्गनलीज बोलते हैं। काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। सबसे मेन तो हमने पहले भी बताया आपको, न्यूक्लियस। सबसे मेन ऑर्गन जो है हमारे सेल का वो होता है न्यूक्लियस, जो सेल के सेंटर में, लगभग सेल के सेंटर में पाया जाता है। के अंदर कौन कौन से ऑर्गनलीज होते हैं, कौन कौन से छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहला मेन जो है वो होता है न्यूक्लियस, जिसके बारे में हमने भी डिस्कस अभी किया है। न्यूक्लियस जो है आपको पता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है वैसे ही सेल का न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होगा, किस तरह से होगा, वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है सेल का, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सेंटर में होता है अप्रॉक्सीमेटली। और न्यूक्लियस बनता किससे है? न्यूक्लियस बनता है डीएनए, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, तीन चीज़ों से बनता है। इनमें से जो डीएनए और क्रोमेटिन है ये एक ही है, क्रोमेटिन डीएनए की ही फॉर्म होती है, ये दोनों एक ही मान लो। ये डीएनए हो गया और ये न्यूक्लियोलस हो गया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सेंटर में न्यूक्लियोलस है, साइड में जो थ्रेड्स हैं ये देखो क्रोमेटिन लिखा हुआ है, ये डीएनए और क्रोमेटिन है साइड में, सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। डीएनए और क्रोमेटिन का क्या काम होता है? ये ऑर्डर करते हैं, मतलब यही कमांड करते हैं कि सेल ने क्या करना है, कैसे करना है। और जब सेल डिवाइड होता है, हमारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, रीजनरेट होते हैं, डिवाइड होते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए क्रोमोसोम बन जाता है,
क्रोमोजोम आपने सुने होंगे, एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, और भी काफ़ी सारे क्रोमोजोम्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो वो डीएनए ही क्रोमोजोम जाके बनता है, और इनका काम होता है जेनेटिक मटेरियल को आगे आगे फॉरवर्ड करना। जैसे आपका कलर, आपकी हाइट, आपका हेयर हेयर कलर, आपका हेयर का स्ट्रक्चर, फेस का स्ट्रक्चर अपने पेरेंट्स की तरह है। तो वो इन जीन्स की वजह से होता है, इन क्रोमोजोम्स की वजह से होता है। क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। और वो कहाँ पाया जाता है? वो आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है। दूसरा है न्यूक्लियोलस। ये रफली स्पेरिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे होता है ये? बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियोलस बनाता है राइबोसोम्स, उनको बनाता है, मॉडिफाई करता है, असेंबल करता है, और वहाँ से बाहर भेज देता है। बाहर कहाँ चले जाते हैं राइबोसोम्स? वो हम देखेंगे। पहले पहले हमें पता होना चाहिए राइबोसोम्स होते क्या हैं। राइबोसोम्स आर टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। ये अगर आप थोड़ा दूर से देखोगे तो ये स्फेरिकल ही दिखता है, ठीक है। टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन और आरएनए से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये राइबोसोम स्मॉल यूनिट, राइबोसोम लार्ज यूनिट, एमआरएनए, टीआरएनए। ये आरएनए से राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो हमारे राइबोसोम्स हैं, इन्हें बनाता कौन है? इन्हें न्यूक्लियस बना रहा है। और कैसे होते हैं? ये स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। और कहाँ पे रहते हैं ये? हमारा न्यूक्लियस इनको बना के बाहर साइटोप्लाज्म में इनको भेज देता है, सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। और साथ में ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी रहते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, आगे आपको समझ आएगा। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? हमारे सेल्स में जितनी भी प्रोटीन बनती है वो राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं सेल की, ठीक है। तो हमारा जो न्यूक्लियस है सेंटर में होता है, ये राइबोसोम्स बनाता है, उनको बाहर साइटोप्लाज्म में भेज देता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम्स, जहाँ तो साइटोप्लाज्म में ये छोटे छोटे डॉट आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे डॉट, ये राइबोसोम्स हैं। और कुछ राइबोसोम्स आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऊपर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये भी एक ऑर्गेनली होता है। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? दीज आर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड पैसेज वे फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स। तो ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको दो तीन फोटोज यहाँ पे लगी हैं, तीनों में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सारा। ये क्या होती हैं? कैनाल्स, रास्ते मान मान सकते हो, टनल्स मान सकते हो। सेल के अंदर छोटे छोटे रास्ते होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके अंदर रास्ते होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो तरह के हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला ये वाला रफ है सारा, और ये वाला स्मूथ है। यहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये वाला आपका जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सारा, ये रफ है, ये साइड पे स्मूथ है। इस फोटो में देखिए, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये इसके आगे पीछे जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैनाल्स हैं, ये रफ वाली हैं और ये स्मूथ वाली हैं। और रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? रफ जो है उसके ऊपर कुछ डॉट्स लगे हुए हैं, छोटे 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 डॉट्स हैं। स्मूथ वाले के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो डॉट्स हैं ये क्या हैं? ये हैं यही राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स, इनको कौन बनाता है? इनको बनाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने राइबोसोम्स बनाए, उनको बाहर भेजा न्यूक्लियस से बाहर। न्यूक्लियस से बाहर आके वो क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपक जाते हैं। और कुछ राइबोसोम्स बाहर साइटोप्लाज्म में भी घूमते रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप एक एक हिसाब से रास्ते, रोड्स, हाईवेज ये बोल सकते हो। तो उनका काम है ट्रांसपोर्ट करना, एक्सचेंज करना मटेरियल को, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को लेके जाना, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भेजना हो तो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मटेरियल जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ट्रांसपोर्टर है, सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें आगे पीछे मूव करती हैं ये उनको करवाता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो हमारा ये था, राइबोसोम्स था, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, ये बनाती हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पाए जाते थे? हमने आपको बताया राइबोसोम्स एक तो साइटोप्लाज्म में है, कुछ राइबोसोम्स यहाँ पे बीच में। जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स हैं वो भी प्रोटीन बना रहे हैं,
वो जो प्रोटीन बना रहे हैं वो सेल ही इस्तेमाल कर लेता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स बैठे हुए हैं, वो जो प्रोटीन बना रहे हैं, वो प्रोटीन क्या करती है, वो प्रोटीन पैक होके सेल से बाहर जाती है। तो पैक होके क्या होता है, प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स एमर्ज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो बाहर निकलता है वेसिकल्स के रूप में। वेसिकल्स हो गए पैकेट्स, बोरियां, पैकेट्स, डिब्बे, मतलब जिसमें चीज़ें रखी जाती हैं उनको वेसिकल्स बोलते हैं। तो वेसिकल्स में वो प्रोटीन आती है और वो वेसिकल्स कहाँ चले जाते हैं, गोल्जी अपरेटस के पास। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस फोटो में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ये जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने वेसिकल्स बाहर निकाले और वो गोल्जी अपरेटस के पास चले गई। अब गोल्जी अपरेटस क्या होता है वो देखते हैं। गोल्जी अपरेटस थोड़ा सा इस तरह से दिखता है। अगर आप सेल स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ पे ये आपको गोल्जी अपरेटस दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, और इस फोटो में देखिए, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पूरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये गोल्जी अपरेटस है। तो गोल्जी अपरेटस होता क्या है, गोल्जी अपरेटस या इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। ये एक इटालियन फिजिशियन था, कैमिलियो गोल्जी उसका बंदे का नाम था, उस बंदे ने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए उसके नाम पे ही इसको रखा हुआ है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। ये छोटे छोटे स्टैक्स होते हैं, क्लोजली फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, और ये उन सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे प्रोटीन्स को एक्सपोर्ट करना होता है। इट कस्टमाइज पैकेज प्रोटीन्स एंड स्टोर इट फॉर एक्सपोर्ट, आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो गोल्जी अपरेटस जो है वो क्लोजली फोल्डेड मेम्ब्रेन्स हैं। इनका काम क्या होता है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स बाहर आ रही थी बन के पैकेट्स में, वेसिकल्स में, वो वेसिकल्स आते हैं गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस उन पैकेट्स को और अच्छी तरह से पैकिंग करके फिर आगे भेजता है सेल के बाहर। मतलब आप समझ लो कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में मशीन्स लगी हुई हैं, कौन सी मशीन्स, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। उन मशीन्स का काम है प्रोटीन्स बनाना। वो प्रोटीन्स बना के रफ एक वेसिकल्स में भेज देती है गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस क्या है, अमेजॉन है। अमेजॉन के पास आ गए, अमेजॉन उस उन प्रोटीन्स को क्या करती है, उन प्रोटीन्स को पैक करती है, पैक करके आगे लोगों के पास भेज देती है, सेल के बाहर भेज देती है। ठीक है, तो यही काम बोल रहा है कि इट कस्टमाइज, थोड़ी सी कस्टमाइज भी करती है ये उस प्रोटीन को, और पैक करती है, पैक करके उसको एक्सपोर्ट कर देती है सेल के बाहर। आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ये जो गोल्जी अपरेटस है ये लाइजोसोम्स को भी बनाता है। ठीक है, अब सीक्वेंस देखो, न्यूक्लियस हमने देखा, न्यूक्लियस बनाता है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आए बाहर, कुछ राइबोसोम्स आपके आगे साइटोप्लाज्म में, कुछ राइबोसोम्स आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन को भेजा गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस ने उसको पैक किया और सेल के बाहर भेज दिया। साथ में गोल्जी अपरेटस ने बनाए लाइजोसोम्स। अब ये लाइजोसोम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। लाइजोसोम्स स्फेरिकल होते हैं। लाइजोसोम दीज आर मेम्ब्रेनियस प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपरेटस बनाता है इनको। इट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनमें डाइजेस्टिव, ये बीच में दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटीन और एंजाइम्स, इनके बीच में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या हो गए, डाइजेशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो चीज़ों को तोड़ देते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, लाइजोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। इट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज आर गार्बेज कलेक्टर दैट कलेक्ट डैमेज्ड और वर्न आउट फ्रैगमेंट्स। जो हमारे सेल के अंदर, जो हमारे सेल के अंदर, हम सेल की डायग्राम देखते हैं, जो हमारे सेल के अंदर छोटे छोटे कोई भी मान लो ये गोल्जी अपरेटस टूट गया या और छोटी छोटी चीज़ें, गार्बेज जो भी होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें जो होंगी, उसको लाइजोसोम्स पकड़ लेगा, पकड़ के उसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, कलेक्ट करके उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, when cells get damaged the lysosomes burst and release digestive enzymes. These enzymes digest whole cell. तो होता क्या है कि जब हमारा सेल जो है, हमारे सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है, एज हो जाती है, सेल्स की एज होती है ना, जैसे आरबीसी की 120 डेज एज होती है, लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। वैसे ही हमारी सेल्स का, बॉडी के सेल्स हैं, उनकी जब एज हो जाती है, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, तो सेल तो वहीं पे है ना, सेल का मतलब डेड हुआ है वो, लेकिन उसकी बॉडी वहीं पे है। तो वो क्या करता है, लाइसोसोम्स जो है ये फट जाता है, फटने से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आते हैं, वो उस सेल को, पूरे के पूरे सेल को खा जाते हैं।
इसीलिए गोल्जी लाइजोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं कि सेल ने जब सुसाइड करना हो, ख़त्म होना हो, तो लाइजोसोम्स फट जाते हैं और सुसाइड करवा देते हैं उसको। हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल जो हैं उनमें लाइजोसोम्स नहीं होते हैं। जब लाइजोसोम्स नहीं होंगे तो जब आरबीसी मरेगा तो उसको कौन खाएगा? इसलिए ये क्या होता है, राइजो आरबीसी जो है वो स्प्लीन के पास चले जाते हैं। स्प्लीन एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, उसके पास चले जाते हैं। वहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाते हैं आरबीसी हमारे, क्योंकि उनमें लाइजोसोम्स नहीं होते, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं आरबीसी का। ठीक है। यहाँ पे एक नीचे फोटो में दिखाया गया है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब हो चुका है। ख़राब होने से क्या होगा, लाइजोसोम आएगा, उसको खा जाएगा, खा के डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है। वैसे ही धीरे धीरे वो पूरे सेल को भी खा जाता है अगर उसकी ज़रूरत ना हो। तो अब जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जिसको ये खा रहा है, वो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गनली है, हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, छोटा छोटा सा ऑर्गन है। दीज आर स्मॉल सैक, देखो छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक मेम्ब्रेन बाहर है, एक अंदर फोल्डेड मेम्ब्रेन है, फोल्ड है इस मेम्ब्रेन में, बहुत सारे फोल्ड। ठीक है। और एक बाहर मेम्ब्रेन है। जो अंदर वाली फोल्डेड मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं इंजाइम्स। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में भी होते हैं एंजाइम्स। ठीक है। जिस एंजाइम का नाम है एटीपी, एटीपी सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, वो एंजाइम्स। आवर आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, inner membrane is folded. These fold have enzymes that convert food energy into chemical energy. और इन enzymes का काम क्या है कि फूड एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जो हम अपने एनर्जी सिस्टम्स में देखेंगे तो वहाँ पे हम जो आपका कर्ब साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। जो फूड को एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनेलिज हो गए। इसके अलावा छोटे छोटे और ऑर्गेनेलिज होते हैं। एक है साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल, साइटोलॉजी, साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब है सेल, स्केलेटन हो गया हार्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। सेल सेल का अपना स्केलेटन, सेल जो है वो भी जैसे कोई राउंड सेल है, कोई लंबा सेल है, तो उनका भी एक स्ट्रक्चर है ना। अगर इसके इस स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं रखोगे तो ये कोलैप्स कर जाएगा बिल्कुल। अगर राउंड सेल है, गोल सेल है कोई, ठीक है, अगर उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा, फिर वो खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी अंदर कुछ स्केलेटन चाहिए। साइटोस्केलेटन वो होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टाइनी प्रोटीन फाइबर से बना होता है ये। इसमें थ्रेड लाइक माइक्रो फिलामेंट होते हैं। ठीक है। और माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन शेप ऑफ द सेल। इट आल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज विद इन द सेल। एक तो सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं ये, और साथ में सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं, हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं। जैसे ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, लाइजोसोम्स हैं। तो ये भी तो आगे पीछे थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं। इनको मूव करवाने में भी किसका काम होता है, हेल्प होता है, ये साइटोस्केलेटन ही वो काम करता है। ठीक है। ये होगी साइटोस्केलेटन की बात। फिर होता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम थोड़ा सा आप ऐसे आइडिया ले लो कि सेंट्रोजोम जो है ये सेलुलर स्ट्रक्चर है जो हमारी सेल डिवीज़न में हमें हेल्पफुल होता है। ठीक है। जो हमारा लीवर है, लीवर में बहुत ज़्यादा सेंट्रोजोम पाए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, लोग सुनते हैं कि 90% लीवर रिकवर हो गया, 50% डैमेज हुआ था रिकवर हो गया, लीवर रिकवर कर लेता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोजोम बहुत होते हैं, इसलिए लीवर जो है वो रिकवर कर जाता है। वहीं हमारा जो, नहीं, हमारा जो वो होता है न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे नर्वस सेल होते हैं, वो रिकवर कभी नहीं करते हैं। अगर आपका न्यूरॉन टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोजोम होता ही नहीं है। सेंट्रोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है रिकवरी के लिए किसी भी टिश्यू की या किसी भी ऑर्गन की। तो ये सेंट्रोजोम का काम होता है। ठीक है। बीच थोड़ा सा एक लिखा हुआ है वैक्यूल्स, जो आपको बताया बेसिकल्स या वैक्यूल्स, वो सैक स्ट्रक्चर होते हैं जो चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। वैक्यूल्स हो गए पैकेट्स, या फिर देसी भाषा में आप बोरी बोलते हो, जिसको तोड़ा बोलते हो, उसमें आप चीज़ें रख सकते हो। तो वो वैक्यूल्स होते हैं जो पैकेट्स, जो चीज़ों को स्टोर करके रखता है, पानी को स्टोर करके रखता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो सेल है उसकी एक बाहर मेम्ब्रेन होती है,
उस मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और हमारे सेल के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें सबसे मेन है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन एंड डीएनए, जो यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन एंड डीएनए, और ये न्यूक्लियस। डीएनए और क्रोमेटिन जो है जेनेटिक मटेरियल को फॉरवर्ड करता है, स्टोर करके रखता है और सेल को कमांड भी करता है। हमारा जो न्यूक्लियोलस है, इसका काम है राइबोसोम्स बनाना। राइबोसोम्स बना के ये उससे बाहर निकाल देता है सेल से। जैसे ये आपको राइबोसोम दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम्स है, यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा भी है राइबोसोम्स। और कुछ राइबोसोम्स आके आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं उसके साथ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कैनाल्स होती हैं, रास्ते होते हैं हमारे सेल के अंदर, जिसके थ्रू मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन्स बनाना, ये प्रोटीन्स फैक्ट्री होती हैं। तो जो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में घूम रहे हैं, वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो सेल खुद इस्तेमाल कर लेता है। और जो राइबोसोम्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे हैं, वो जो प्रोटीन्स बनती हैं उनके पैकेट्स बनते हैं। पैकेट्स बन के वो वेसिकल्स से बाहर आता है, और वेसिकल्स वो जो है उन पैकेट्स को लेके चले जाते हैं आपके गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस भी एक मेम्ब्रेनियस आपका ऑर्गेनली है सेल के अंदर, जिसका काम होता है उन प्रोटीन्स को कस्टमाइज करना और अच्छी तरह से पैक करके सेल से बाहर पहुंचाना, और साथ में लाइजोसोम्स को बनाना। और जो लाइजोसोम्स जो बनाता है आपका गोल्जी अपरेटस, वो लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स होते हैं, जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल में जो भी डेब्रिस है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको पकड़ के खा जाते हैं। और अगर पूरा का पूरा सेल ही वेस्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है, डेड हो गया, तो पूरे के पूरे सेल को भी खा जाते हैं आपके लाइसोसोम्स। इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर्स हैं, एक बाहर लेयर है, एक अंदर फोल्डेड लेयर है। जो फोल्डेड लेयर है उसमें एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे फूड को, ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारे सेल को मिलती है एनर्जी। इसी के साथ साथ हमने और क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स क्या होते हैं? सेंट्रोजोम्स का काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना। लीवर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, न्यूरॉन में बहुत कम होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल आपको बताया, जो आपका साइटोस्केलेटन था उसका पार्ट है आपका माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं? ये आपके सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, साथ में सेल में जो मूवमेंट करवानी हो तो उसमें भी हेल्प करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बता दी, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया। फिलामेंट्स वही हैं जो आपके ये माइक्रोट्यूब्यूल और फिलामेंट्स मिलके ही साइटोस्केलेटन बनाते हैं। राइबोसोम समझा दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ समझा दिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी वेसिकल्स जिससे प्रोटीन बाहर जाती है, साइटोप्लाज्म हो गया, वैक्यूल हो गया, ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल्स हो गए जो बाहर जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक ये रह गया प्रोक्सियोम्स। प्रोक्सियोम्स मैंने भी पहली बार देखा जब ये मैं टॉपिक तैयार कर रहा था, तो इसका मैंने थोड़ा सा नीचे नोट डाउन किया है। ये एक नई चीज़ है जो मैंने पहली बार पढ़ी है, पहले नहीं पढ़ी थी, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। प्रोक्सियोम से एक और ऑर्गेनली होता है हमारे सेल के अंदर ही। ये क्या होते हैं? ये देखो पहले ये है कैसे हैं, राउंड राउंड है ना। देखिए थोड़ा सा इसके लिखा हुआ है, प्रोक्सियोम्स जो है सेल डिटॉक्स यूनिट है। डिटॉक्स, डिटॉक्स होता है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब टॉक्सिसिटी को कम करना। तो हमारे सेल के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी आती है, जो भी टॉक्सिक चीज़ें आती हैं, उनको ख़त्म करते हैं ये प्रोक्सियोम्स, ठीक है। प्रोक्सियोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड वर्चुअली इन ऑल, सभी सेल्स में पाए जाते हैं, लगभग ह्यूमन सेल्स में पाए जाते हैं। उनका रोल होता है ब्रेकिंग डाउन टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करना। शेप स्फेरिकल है, ठीक है, लिपिड लेयर से बने होते हैं। इनमें होते क्या? इनमें इंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम है, मेनली ये होते हैं। इनका काम क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे अल्कोहल जो है उसको डिटॉक्सिफाई करना अगर वो सेल में चला जाए, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं आपके प्रोक्सियोम्स। ये भी एक सेल ऑर्गेनली है। तो इस तरह से हमने आज का जो टॉपिक है वो समझा है, जिसमें हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखा, और इससे पहले हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखा था। तो हमारा जो पहला लेक्चर हमने प्लान किया था वो इस यहाँ पे आके ख़त्म होता है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जो है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ आपका स्केलेटल सिस्टम करेंगे। तो आज उसका थोड़ा